जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक ये रहते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है। आज हम प्रकाश वाले चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हमको प्रकाश का विक्षेपण पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है, प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, प्रकाश का ध्रुवण और डबलर इफेक्ट। ये सारी ये 5 से 6 चीजें हम आज वीडियो में क्लास में देखने वाले हैं। प्रकाश से विक्षेपण को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश से व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और प्रकाश के विवर्तन को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर उसी के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट। ये सारी चीजें हम आज देखने वाले क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाले टॉपिक में क्या किया था? जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, जो लास्ट क्लास की थी, उसके अंदर हमने लेंसों से रिलेटेड सारे के सारे दोष जो आंखों में हमारे दोष होते हैं वो लेंस कौन कौन से लेंस उनमें लगते हैं। जैसे फार साइटनेस पढ़ा था हमने, दूरदृष्टि दोष, और नियर साइटनेस पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद प्रेस बायोपिया पढ़ा था। बहुत सारी चीजें हमने उसमें कवर की थी। वहां पर एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। आपको बता रखा है जो f होता है वो क्या होती है? फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस। और v की वैल्यू होती है जो इमेज बनती है, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस है ये, इमेज डिस्टेंस। और जो u है, u हमारे पास क्या है? जो कोई भी हमारे पास थिंग है, वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो प्रकाशिक बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ, जो हमने लास्ट में ओ पढ़ा था ना, उससे मापी जाती है। तो ये फॉर्मूला कहां पे यूज होता है? फॉर्मूला होता है लेंस का फॉर्मूला। और इसी से मिलता जुलता इसका फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर या मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के अंदर बताया था आपको 1/f = 1/v + 1/u। तो थोड़ा सा है अंतर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और सारा का सारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन वहां पर मिरर है और यहाँ पे क्या है? लेंस है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट बचता था, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद देखते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है ना, तो वो बहुत सारे रंगों में विभाजित हो जाता है। तो अपवर्तनीय बात क्या हो जाता है? प्रकाश बहुत सारे रंगों में विभाजित हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण का मतलब ही क्या है? रंग। तो वर्ण का मतलब है रंगों में विभाजित हो जाता है कोई भी प्रकाश। सूर्य का जो सफेद प्रकाश है ना, तो वो क्या है? जब भी किसे गया तो ऐसे 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश है वो कितने रंगों में बढ़ गया? यहाँ से 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, विबग्योर। तो जब भी प्रिज्म में से सफेद लाइट गुजरेगी तो कितने भागों में बढ़ जाएगी? 7 भागों में बढ़ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर डिस्पर्जन होता है। और डिस्पर्जन में हर बार प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। और वो विभिन्न रंग कौन से हैं? विबग्योर। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब भी प्रिज्म से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरी तो वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है। और इन 7 भागों में जो बढ़ती है, जो रेड लाइट है, रेड लाइट आएगा, जो हमको जो लाल प्रकाश मिलेगा, उसका जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हमने शायद फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो रेड की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत ही कम उड़ता है। और सबसे ज्यादा
सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है, वोयलेट कलर की, वोयलेट कलर, वोयलेट लाइट। वोयलेट लाइट की सबसे क्या होती है, कम वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा आपको मुड़ा हुआ नजर आता है। अगर हम फिर से क्या बनाए, एक प्रिज्म बनाए तो यहाँ से लाइट गुजारे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर में हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रेड और नीचे आ जाएगा वोयलेट। तो वोयलेट कलर सबसे ज्यादा जो बेस होता है ना प्रिज्म का, वहां पर डाइवर्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो प्रकाश होता है अगर वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब इसके अंदर ही क्या होता है, हम देखते हैं बहुत बार रेनबो बनता है, आपने रेनबो बनता हुआ देखा होगा बारिश के बाद, रेनबो, रेनबो को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है, हम सभी जानते हैं बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो जो हमारे इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं, किसके, छोटी छोटी बूंदों के। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से टकराता है तो क्या हो जाता है, डिस्पर्जन होता है लाइट का। तो डिस्पर्जन होने के कारण जो प्रकाश है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 7 भागों में बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या बनता है, वहां पर हमको एक सप्तरंगी चंद्राकार, सप्तरंगी चंद्राकार आकृति देखने को मिलती है, आकृति देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, इंद्रधनुष या रेनबो बोलते हैं। तो कैसे बनती है वो, जैसे ही बारिश खत्म हुई तो हवा के अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पार्टिकल बारिश के रह जाते हैं। जैसे ही सन की लाइट इसमें पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्पर्जन हो जाते हैं इनका। तो ये कितने रंगों में बढ़ जाते हैं, 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। 7 रंगों में बटना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। तो जो इंद्रधनुष होता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इन 3 चीजों की वजह से क्या बनता है, हमारा इंद्रधनुष से बनता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन 3 चीजों की मदद से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। आपने देखा होगा आसमान के अंदर कभी कभी 2 इंद्रधनुष बन जाते हैं एक साथ ही। तो उनका बनने के पीछे क्या कारण है, एक तो होता है चमकीला इंद्रधनुष और एक होता है थोड़ा सा धुंधला इंद्रधनुष। तो इन दोनों के पीछे किस चीज का कारण है ये भी देख लेते हैं हम। तो आपको पता लग गया जो सप्तरंगी चंद्राकार आकृति है उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। रेनबो जो है उसका बनने का कारण हमको पता लग गया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनसे टकराकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उनमें हमें 2 तरह के क्या देखने को मिलते हैं, इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। उसके अंदर होते तो 7 रंग है, लेकिन हमको 3 या 4 रंग दिखते हैं। वे सारे के सारे कितने रंग होते हैं, 7 के 7 रंग होते हैं। अगर ऊपर वाला रेड और नीचे वाला वोयलेट, यानी ऊपर कैसा है, रेड रंग है और नीचे रंग है वोयलेट यानी बैंगनी रंग, तो वो है हमारा प्राथमिक रेनबो, यानी फर्स्ट कैटेगरी का क्या है, रेनबो है। ये ज्यादा क्या होगा, चमकीला होगा। ये ज्यादा चमकीला क्यों होता है, जो इसका एंगल होता है ना, जो एंगल होता है वो 42 टू 45 पर डिग्री पर होता है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। और दूसरे वाला जो कैटेगरी वाले बनती है इसी के ऊपर या इसी के पास बनती है, उसमें क्या होता है, जो रेड रंग है वो क्या होता है, अंदर की तरफ हो जाता है, और वॉयलेट कलर कहां पे हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है। इसके कारण ये क्या है, सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। तो आप कभी भी देखो, अगर रेड रंग ऊपर है वो ज्यादा चमकीला दिखेगा, अगर रेड रंग कहां है, नीचे है सबसे, तो वो कैसा है, वो धुंधला दिखाई देगा। कैसा, धुंधला। ये सेकेंडरी जो रेनबो होता है वो कैसे दिखाई देता है, हमेशा धुंधला दिखाई देगा, और जो प्राथमिक होता है वो बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और इसका जो एंगल बढ़ता है वो 50 टू 55 डिग्री पर बढ़ता है। तो इसके कारण कैसा नजर आता है, ये धुंधला नजर आता है।
तो धुंधला होने का कारण पता लग गया, दो रेनबो बढ़ने का कारण पता लग गया, जो ज्यादा चमकीला है वो बढ़ने का कारण पता लग गया, और जो धुंधला बढ़ता है उसका पता हमको लग गया। ठीक है, बात क्लियर होगी आप यहाँ की। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से या कभी बारिश हो जाती है तो जब सफेद प्रकाश से उन बूंदों से टकराता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये कैसे होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब दो लाइट वेव्स अगर वे सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और एक ही बिंदु पर टकरा जाती है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा उनके अंदर क्या आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है। उस चेंजिंग के अंदर दो तरह की क्या बनती है हमारे पास, अवस्था बनती है, स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है। तो एक तो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दो तरह की क्या बनती है, एक तो क्या हो जाएगी, अगर दोनों एक ही दिशा से आ रही हैं तो उनमें ज्यादा क्या हो जाएगी, लाइट अप हो जाती है, और दोनों अलग अलग फेज से आ रही हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, ये हो जाती है डिस्ट्रक्टिव। जैसे अभी ये दोनों अलग अलग दिशा से आ रही है तो कैसी बन जाएगी, डिस्ट्रक्टिव। और जब एक ही दिशा से दो आ रही है और एक ही बिंदु पर टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो यूज है, जिसको अगर हम देखें कहां कहां ये हमको दिखने को मिलता है, सबसे पहले मिलता है हमको जो साबुन वाला बुलबुला होगा ना, साबुन वाला बुलबुला जो हम क्या है सोप से लाते हैं और उसमें फूंक मार के उड़ाते हैं, आपने देखा वो बहुत सारे बबल उड़ जाते हैं। तो साबुन का जो बुलबुला होता है ना, साबुन का बुलबुला, बबल ऑफ सोप बुलबुला, वो हमको कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। आपने कभी भी यूज में लिया होगा, अगर आप सोप कीपर से आप अपने घर पे भी शैम्पू वगैरह घोल के आपने उसको फूंक मार के उड़ाया हो तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं, बबल बन जाते हैं। तो उन बबलों का जो हम देखते हैं ऊपर से कैसे नजर आते हैं, हमको थोड़े थोड़े चमकीले नजर आते हैं। तो चमकीला किसके कारण आता है, प्रकाश के व्यतिकरण के, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण आता है। अगर हम जल के अंदर, जल में, ठीक है, पेट्रोल या केरोसिन थोड़ा सा छोड़ देते हैं, या सड़क पर भी हमारा पेट्रोल या केरोसिन डल जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हमको शाइनी नजर आता है, चमकीला नजर आता है। उसके पीछे भी कारण इसका है, प्रकाश के व्यतिकरण का ही कारण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे पास घरों में सीडी थी, पहले हम सीडी वगैरह लगाते थे ना, लेकिन अब तो इसका जमाना नहीं रहा है, लेकिन जो सीडी होती है ऊपर से कैसी होती है, चमकीली होती है। तो उसका चमकीला होना भी किसके कारण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। जो क्या है, सीडी चमकीली नजर आती है, चमकीली नजर आती है। ये बात सारी क्लियर होगी कि सबसे पहले जो साबुन का बुलबुला हम उड़ाते हैं वो कैसा बनता है, अगर हमने किसी पानी के अंदर क्या कर दिया, साबुन घोल दिया तो वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं, और उसके अंदर वो जब हमें कैसे नजर आते हैं, चमकीले नजर आते हैं। चमकीले नजर आने का कारण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। क्योंकि लाइट की जब दो वेव्स आपस में टकराती है तो क्या, एक तो चाहे तो क्या बन जाएगी, कंस्ट्रक्टिव बन जाएगी, अगर वो अलग अलग फेज की है तो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। डिस्ट्रक्टिव को बोलते हैं विनाशी और उसको सपोषी। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं इसी के अंदर, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, इसके अंदर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, जो वेवलेंथ है ना लाइट की, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, लो होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। जिसके कारण क्या है, जब प्रकाश किसी बड़े स्रोत से टकराता है तो इतना ज्यादा मुड़ नहीं पाता, लेकिन अगर वो हल्के से किसी दूसरे सोर्स से टकराता है तो जहां से टकराया है उसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है, जब प्रकाश की नीति, इनकी जो प्रकाश की तरंगें हैं जब वो टकराती है तो तीक्ष्ण किनारों से क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है।
तो इसी को क्या बोलते हैं, हमें प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन होने का कारण क्या है कि प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो होता है, ठीक है। जब प्रकाश की जो किरणें आ रही है ना किसी सोर्स से आ रही है, अगर वो तगड़े सोर्स से आ रही है, तगड़े सोर्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है जिस सोर्स से, ठीक है, बहुत पावरफुल लाइट आ रही है, तो वहां से ज्यादा मुड़ने के चांस लाइट के। लेकिन अगर कम सोर्स से यानी जो डिम लाइट आ रही है, अगर वो किसी सोर्स पे पड़ेगी तो उसके ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो उन किनारों से क्या हो जाए, टकरा जाए। तो बहुत ज्यादा पावर वाली लाइट क्या होगी, किनारों से टकराती है, और जो कम डिम लाइट है उसको वो ज्यादा टकराती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर पावर वाली लाइट आ गई तो उसके अंदर से जैसे ही वो टकराए लाइट तो क्या हो जाती है, थोड़ी सी किनारों से मुड़नी चालू हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारे एक महान वैज्ञानिक हैं 1920 के दौर के, यानी 1920 में अपनी टीम के साथ उन्होंने क्या किया था, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना उसके ऊपर शोध किया था, यानी रिसर्च कर रहे थे, और उनका नाम क्या था, सीवी रमन। सीवी रमन, आपने फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट भी पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट। 1920 के अंदर उन्होंने क्या किया था, इस पर शोध कर रहे थे, यानी रिसर्च कर रहे थे। अब उनकी रिसर्च क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, उन्होंने बता दिया था कि किस तरह से प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, सारी चीजें सीवी रमन और उनकी टीम ने बता दी थी। इस उपलब्धि पर उनको 1930 में क्या दिया था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं सीवी रमन। उन्होंने क्या दिया था, अपना ये एक इफेक्ट दिया था। आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, आपने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत सारे उन्होंने अपने नाम से दिए। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने भी अपने नाम से क्या दे दिया, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके बारे में अपना ये रमन इफेक्ट दे दिया। तो और आज हम उस रमन इफेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि जब किसी भी माध्यम में प्रकाश आता है, माध्यम की बात हो रही है, वहां पे वैक्यूम की बात नहीं हो रही, क्योंकि वैक्यूम के अंदर प्रकाश उसके धूल मिट्टी के कण नहीं होते। जैसे ही प्रकाश माध्यम में इंटर करता है तो माध्यम के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे इसके धूल के कण होते हैं, ठीक। उन धूल के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो वो बिखर जाता है, ठीक है। बिखरने को ही क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब बिखरता है प्रकाश तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसके अंदर से जो रंग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कहीं पे सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले रंग बैंगनी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्या हो जाती है, सेटरिंग हो जाती है। सेटरिंग होने का मतलब बिखर जाती है। और लास्ट तक कौन सा रंग बचता है हमारे पास, लाल रंग बचता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जब सूरज उगता है यानी सन राइज होता है सुबह सुबह तो हमको कैसा दिखता है, लाल दिखता है। जब सनसेट होता है तो हमको लाल दिखने का कारण यही होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो कैसे है। मान लो माध्यम है ये हमारे पास, मीडियम है कोई, और मीडियम में तो आपको पता है धूल के कण तो है होते ही है। जैसे ही इनसे प्रकाश टकराया तो प्रकाश बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो प्रकाश का जो रंग है, कौन सा रंग, बैंगनी रंग, वोयलेट कलर है, वो सबसे पहले क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। सबसे पहले बिखरता कौन सा रंग है, बैंगनी। और सबसे लास्ट तक कौन सा रंग रहता है, लाल रंग। आप अगर कहीं पे बैठे हो और आपके गांव से बहुत 2-3 गांव तक आपकी नजर विजिबल है, यानी बहुत सारी चीज आप देख सकते हो लास्ट ही, या कोई आसमान में बहुत ऊपर क्या उड़ रहा है, रात को प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन के जो नीचे होता है वो छोटी छोटी जो लाइट है वो ब्लिंक करती है, लाल रंग की लाइट, तो हम उस लाइट को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वहां पे बैंगनी रंग की लाइट होगी ना तो बैंगनी रंग की लाइट क्या हो जाएगी, वो स्कैटर होके हमारी आंखों तक उसका प्रकाश, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो लास्ट तक भी हम कौन सी लाइट को देख सकते हैं, लाल लाइट को देख सकते हैं। तो यही इसके पीछे कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट तक टिकेगा। यानी वही है, अगर जो ज्यादा पावरफुल होगा वो लास्ट तक रिंग में डटेगा, और जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो यही कारण, यही बात किसमें है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। आप अगर हम विब्ग्योर पढ़ते हैं, विब्ग्योर, VIBGYOR, विब्ग्योर, विब्ग्योर में V का जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, वेव
लेंथ, ये क्या होता है सबसे कम होता है, लेकिन रेड का क्या होता है, रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये लास्ट तक टिका रहता है और हमें लास्ट तक भी छोटी छोटी जो बिल्कुल छोटी सी लाइट होगी ना तो वो इसी कारण हमको दिखती है। आपने कभी भी गौर किया होगा कि जितने भी खतरे के निशान है, खतरा आगे अगर खतरा लिखा हुआ तो वहां कौन से रंग से लिखा मिलता है, लाल रंग से मिलेगा। ठीक है, तो लाल रंग से खतरा क्यों लिखा होता है, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक विजिबल होता है। आपने देखा होगा अगर ट्रेन को रोकना है तो क्या कौन सी झंडी लहरा देते हैं, लाल झंडी लहरा देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर से विजिबल होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो ज्यादा होने के कारण वो सबसे कम बिखरता है। ठीक है, अगर जो रंग सबसे कम बिखरेगा वही हमको ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। इसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, हमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो मध्य में बहुत सारे कण होते हैं, उन कणों से प्रकाश टकरा के बहुत सारा मतलब अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और सबसे पहले जो बिखरता है रंग कौन सा होता है, वायलेट, और सबसे लास्ट में कौन बिखरता है, रेड। तो इसी को क्या बोलते हैं, हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये इफेक्ट हमको कहां कहां देखने को मिलता है, सबसे पहले जो हमारे आकाश है ना, आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, परकिरण के कारण दिखाता है। जो पानी है, पानी का नीला रंग, पानी का नीला रंग, जो पानी का ब्लू रंग है वो नीला रंग है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है, हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। ठीक, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूर्य और छिपता हुआ सूर्य, छिपता हुआ सूर्य, ये हमको कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देने का कारण क्या है, अगर मान के चलो हम पृथ्वी बनाए, ये अगर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है या बैठा है और सुबह सुबह की बात है सन यहाँ पे है, तो सन से जो प्रकाश आ रहा है ज्यादा दूर होने के कारण क्या है, ज्यादा दूर होने के कारण सारे के सारे जो रंग है वो क्या हो गए, स्कैटर हो गए। यानी सबसे पहले कौन सा रंग स्कैटर हुआ होगा, बैंगनी रंग, बैंगनी के बाद इंडिगो, वो फिर ये सारे सारे विब्यूर वाले सारे सारे रंग क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। और लास्ट में कौन सा रंग बचता है, रेड। और रेड रंग का जो तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होने के कारण ये हमको कैसे रंग दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और जैसे ही हमारे क्या होता है, बिल्कुल ऊपर आ जाता है दोपहर के समय, ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो दूरी है यहाँ पे देखते होगे तो हम क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, और यहाँ से जो दूरी है वो क्या हो जाती है, हमारे लिए कम हो जाती है। तो इसी के कारण हमको कैसा दिखता है, सफेद दिखता है, क्योंकि दूरी का मैटर करता है प्रकाश। अगर प्रकाश जितना भी ज्यादा दूर होगा तो वो जैसे सन का प्रकाश है, सन ज्यादा दूर है तो हमको लाल दिखाई देगा, हमारे बिल्कुल ऊपर हो जाएगा तो वो हमको सफेद सफेद रोशनी देगा, बिल्कुल भयंकर वाली। और फिर रात को श्याम को भी वही होता है, जैसे यहाँ पे सूरज यहाँ पे आया, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, और अब लास्ट में फिर ये कहाँ आ गया, छिपने के लिए यहाँ आ गया, तो फिर से दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होने के कारण फिर से सभी रंगों को स्कैटर कर दिया और लास्ट में कौन सा रंग बचा, लाल रंग बचा। ठीक है, तो उगता हुआ सूरज और छिपता हुआ सूरज यानी डूबता हुआ सूरज, इन दोनों का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद है प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ध्वनि के ऊपर भी अपना इफेक्ट दिया है, उन्होंने प्रकाश के ऊपर भी अपना इफेक्ट दिया है। तो इसने क्या कहा था, एक तो होता है तरंग और एक होता है प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब होता है स्पेक्टेटर, यानी जो उस तरंग को महसूस करने वाला। जैसे मान लो चलो अगर मेरे पास तरंग है, यानी कोई भी ध्वनि आ रही है या कोई भी तरंग है, अगर मैं उसको महसूस करूंगा तो मैं उसके लिए क्या हूं, प्रेक्षक है। अगर आप हो, ठीक है, कोई भी है इस दुनिया में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रेक्षक हो जाता है, और क्या है, वो तरंग है। अब जब दोनों का जब क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं, अगर वो तरंग बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति एकदम से बढ़ जाती है। अगर वो तरंग जैसे ही हमसे दूर जाती है तो उसकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाती है, हमारे लिए कम हो जाती है। तो उसी जो महसूस करते हैं ना हम, जो उसके बीच में जो सारी की सारी चीजें होती है, अगर ध्वनि से रिलेटेड करके देखें हमें तो क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन में आते ही क्या बजाया उसने, हॉर्न बजाती है ट्रेन। जैसे ही इसने हॉर्न बजाया तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके ट्रेन के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये जो ट्रेन की आवाज है बिल्कुल मेरे कानों में
बहुत तेज से क्या करेगी, प्रहार करेगी, बहुत तेज से इसकी जो वेव है मेरे कानों तक आएगी और जो इसकी इंटेंसिटी, जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही ये ट्रेन चलती 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 आगे चलेगी और मैं यहाँ पे छूट गया, ठीक है, और इसने क्या बजाया, फिर से हॉर्न बजाया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ तक मेरे कानों तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण उसको हॉर्न है वो इतना जो आवाज नहीं होती बिल्कुल अपने, जैसे ही कोई गाड़ी आपके पास से गुजरती है और उसने हॉर्न बजा दिया, एकदम टी की आवाज हमारे कानों में तेज से लगती है, लेकिन जैसे ही वो दूर चली जाती है तो हमारे कानों में इतनी तेज नहीं लगती। उसका पीछे का कारण क्या बताया था, उसने डॉपलर इफेक्ट बताया था। तो डॉपलर ने प्रकाश के ऊपर दिया था, जब प्रकाश की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ में हल्का सा क्या हो जाता है, चेंज होता है, कम हो सकती है। वेवलेंथ अगर कम हो जाती है, होती है, तो वह कैसी शिफ्ट हो जाती है, रेड शिफ्ट हो जाती है, रेड शिफ्ट हो जाती है। अगर वेवलेंथ हल्की सी क्या होती है, बढ़ती होती है, यानी ज्यादा होती है, बढ़ती होती है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर ब्लू शिफ्ट हो जाता है, ब्लू शिफ्ट हो जाता है। ये बात किसने कही थी, डॉपलर ने कही थी। और जितने भी प्रकाशीय खगोलीय दूरियां हैं, ग्रहों की जो चाल है, ठीक है, ग्रहों की चाल के बारे में तो केपलर ने बताया था, लेकिन जो ग्रह है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज किसने बता रखी है, डॉपलर ने अपने परिणामों से बता रखी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। हमने पहली क्लास के अंदर देखा था कि जो प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ वो एक प्रकार की मैकेनिकल वेव भी होती है। और मैकेनिकल वेव में आपको बताया था अनुप्रस्थ प्रकार की क्या होती है, ट्रांसवर्स प्रकार की टाइप की क्या होती है हमारे पास जो प्रकाश की तरंग होती है। जो प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंगे है ना, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, उनके बारे में टोटल व्याख्या कौन करता है, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट करता है। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की तरंग आई तो प्रकाश की तरंगें अलग अलग फेज में होती है, ठीक है, अलग अलग ऊपर नीचे फेज में होती है वो सारी। अगर उनका जो विद्युत अक्षेत्र है, विद्युत अक्षेत्र वो एक ही फेज में हो, विद्युत अक्षेत्र, जो भी जितनी तरंगें होती हैं वो अलग अलग सभी की सभी अपने चारों ओर एक आवरण सा बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, हमें विद्युत अक्षेत्र बोलते हैं। अगर विद्युत अक्षेत्र एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा, सारे एक ही तल में हो गए बिल्कुल, अगर उनका अलग अलग तल नहीं हुआ, अलग अलग सरफेस नहीं हुआ, तो एक ही तल में हुई तो कैसा लाइट है हमारे पास, पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन एक तल से क्या होगी, अलग अलग होगी, जैसे एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, अलग अलग तल में होगी, तो वो अनपोलराइज्ड क्या हो जाएगा हमारे पास लाइट हो जाती है। तो एक पोलराइज्ड लाइट और एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जब सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये आपसे पूछ लेगा सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश है, तो पोलराइज है या अनपोलराइज है, तो वो अनपोलराइज है। कैसा है, अनपोलराइज, अनपोलराइज। इस लाइट को क्या किया जाता है, बाद में पोलराइज किया जाता है, ठीक है, मशीन के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, लाइट हमारी पोलराइज हो जाती है। और सबसे पहले कौन सी एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि जो प्रकाश की तरंगें है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती है, तो वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं बताया था। आपने देखा होगा विंडो ग्लास, जो हमारे घरों में विंडो लगती है वो चमकीली सी उसकी थोड़ी थोड़ी वो प्रकाश को क्या करती है, उसकी आवृत्ति वगैरह को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर वो फैंसी सा क्या लगाए जाते हैं, चश्मा लगाए जाते हैं। जो फैंसी सा चश्मा देखा होगा आपने, वो क्या करता है, जो ग्राउंड के अंदर या सन की बहुत ज्यादा क्या आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो इन कामों में किसका यूज किया जाता है, पोलराइज्ड ग्लासों का यूज किया जाता है। जो चश्मे आपने देखे होंगे वो बिल्कुल अच्छे वाले, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, आप बता सकते हो कि ये पोलराइज्ड ग्लास है या नहीं। जैसे हमारे पास एक चश्मा है, देखते हैं, ये जैसे नॉर्मल सा चश्मा है बिल्कुल, ये लाइट को इतना रिफ्लेक्ट मतलब थोड़ा सा करता तो है, लेकिन वहां पे आपको इसके जो आगे है ना बिल्कुल बिल्कुल रंगीन सी पट्टी मिलेगी आपको, आप इमेज में भी देख रहे होगे वैसी पट्टी होती है, ठीक है। तो
ये सारी की सारी जो लाइट पड़ती है ना, तो लाइट को क्या करते हैं, कुछ तक हमारी आंखों तक डायरेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अच्छा व्यू दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आप ये टॉपिक है जो हमारा ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, तो पानी के अंदर बुलबुला बनता है, पानी के अंदर बुलबुला, पानी के अंदर क्या बनता है, बुलबुला बनता है, बुलबुला, ठीक है। उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, उसके बढ़ने के पीछे कारण है अपवर्तन, अपवर्तन। पानी के अंदर तो क्या बना है, बुलबुला बना है। फिर हमने क्या देखा है, साबुन का बुलबुला देखा है थोड़ी देर पहले, साबुन का बुलबुला। ये कहाँ का है, ये ऊपर वाला तो पानी के अंदर बुलबुला बनता है, और दूसरा वाला कहाँ है, साबुन का बुलबुला। जो साबुन का बुलबुला होता है वो चमकीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण। आपने देखा होगा हीरे का जो चमकना होता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से अगर सारे के सारे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाता है। हीरे का चमकना होगा मरीचिका, मरीचिका, फाइबर के अंदर, फाइबर के अंदर जो सिग्नल भेजे जाते हैं, ये तीनों के तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको ऐसे दिखाई देते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का जो बनना है वो आपको तीन चीज बता दी थी आपको। एक तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन चीजें होती हैं जो क्या बनाने में मदद करती है, इंद्रधनुष बनाने में मदद करती है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप कंटिन्यू 6 की 6 क्लासें हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो 6 की 6 क्लासें देख लेना। आपको लाइट वाले चैप्टर में थोड़ी सी विज्ञानी होगी, तकलीफ नहीं होगी। आई होप आपको ये क्लास, छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।